Karl Marx's dialectical materialism is one of the most influential political theories. इसको हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म और मॉडर्न कम्युनिज्म भी कहा जाता है। 20th सेंचुरी में डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म ने बहुत से रेवोल्यूशंस इंस्पायर किए, particularly रशियन रेवोल्यूशन एंड चाइनीज रेवोल्यूशन। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की थ्योरी कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब 10 कैपिटाल में दी, जिसका फर्स्ट एडिशन 1867 में पब्लिश हुआ था। कार्ल मार्क्स का ताल्लुक जर्मनी से था और 10 कैपिटाल ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी, जिसको इंग्लिश में दी कैपिटल के नाम से ट्रांसलेट किया गया है। जॉर्ज एस सेबाइन अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में कहता है कि डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की बुनियाद 3 चीज़ों पे थी। नंबर 1, इंक्रीजिंग वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस इन यूरोप। नंबर 2, 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, जिसके खिलाफ मार्क्स ने रिएक्ट किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। और तीसरी, जर्मन फिलोसोफर हेगल के आइडियाज़, जिन्होंने मार्क्स को बहुत ज़्यादा मुतासर किया था। जहाँ तक वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस का ताल्लुक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में 18th सेंचुरी में जिसका आगाज़ हुआ था, उसमें जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उसमें लेबर की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई। इस एक्सप्लॉयटेशन ने लेबर्स को फोर्स किया कि वो अपने राइट्स के लिए आपस में इकट्ठे हो जाएं, और जब लेबर इकट्ठे हो गए तो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ने भी उसकी तरफ, जो उनका प्लाइट था, उनकी जो डिसबल वर्किंग कंडीशन थी, उसकी तरफ उन्होंने भी तवज्जो देना शुरू कर दी। 19th सेंचुरी लिबरलिज्म का एक बुनियादी असूल ये था कि वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास, इनके इंटरेस्ट में एसेंशियली हार्मनी होती है, यानी कि एक ही इंटरेस्ट होते हैं। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के दरमियान, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। और बुनियादी तौर पर रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट प्रो वर्कर लेजिस्लेशन लाए, जो कि वर्कर्स के लिए उनकी वेजेस को इंक्रीज करे, वर्किंग आवर्स को कम करे और ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करे। जर्मन फिलोसोफर हेगल के मुताबिक हिस्ट्री और सोशल एवोल्यूशन अब तक जो भी हुई है वो होती है, उस वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है। हेगल के मुताबिक हर आइडिया या हर सोशल सिस्टम, जिसको थीसिस का नाम दिया, वो अपना एक ऑपोजिट क्रिएट करता है, जिसको हेगल ने एंटीथीसिस का नाम दिया। कुछ अर्से के बाद थीसिस और एंटीथीसिस एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, और उनके मर्जर्स का जो रिजल्ट है उसको हेगल ने सिंथेसिस का नाम दिया। सिंथेसिस में थीसिस और एंटीथीसिस दोनों के एट्रीब्यूट्स होते हैं। कुछ अर्से के बाद सिंथेसिस, जो कि खुद भी एक थीसिस होता है, अपना एक एंटीथीसिस क्रिएट करता है, और ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। इस प्रोसेस को हेगल ने डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री या सिंपली डायलेक्टिक का नाम दिया। इसकी एग्जाम्पल हम आपको ऐसे देते हैं कि फर्ज कीजिए कि एक सिस्टम है एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसमें तमाम अख्तियार, तमाम पावर्स जो हैं वो किंग के पास हैं। इसको हम थीसिस कह सकते हैं। इसके रिएक्शन पे डेमोक्रेसी या इसका एंटीथीसिस पैदा होता है, जो ये कहता है कि तमाम अख्तियारात, तमाम पावर्स लोगों के पास होनी चाहिए। थीसिस और एंटीथीसिस या एब्सोल्यूट मोनार्की और डेमोक्रेसी जब आपस में मिल जाते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बादशाह कायम रहती है, लेकिन बादशाह की पावर बहुत लिमिटेड हो जाती है, और जो इफेक्टिव पावर है वो लोगों के पास होती है या उनके रिप्रेजेंटेटिव के पास होती है, जिस तरह के यूके में है। हेगल के मुताबिक जो डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री है, ये इरिवर्सिबल भी है और प्रीडिटरमिन्ड भी है, यानी कि जो एक प्रोसेस, हिस्टोरिकल प्रोसेस चल रहा होता है, उसको ना तो रोका जा सकता है और ना ही उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, हेगल बुनियादी तौर पर एक आइडियलिस्ट था, यानी कि वो कहता था कि आइडिया जो है उनकी प्राइमेसी है मटीरियल फोर्सेस के ऊपर। जो इंसान सोचता है उसके मुताबिक वो अपनी दुनिया एक क्रिएट करता है। और तीसरी चीज़ हेगल की इंपॉर्टेंट ये थी कि डायलेक्टिक में या जो कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए से हिस्ट्री आगे चलती है, उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर, जो मेन प्लेयर है, वो नेशन या स्टेट होती है।
You are watching CSS preparations. अब इस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए अब हम आएंगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो मार्क्स की थ्योरी है उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। मार्क्स इस बात पे हेगल के साथ एग्री करता है कि कॉन्फ्लिक्ट या डायलेक्टिक हिस्ट्री और सोसाइटी की ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन मार्क्स जो है वो एक मटीरियलिस्ट है, लिहाजा वो प्राइमेसी ऑफ मटीरियल फोर्सेस ओवर आइडियाज पे यकीन रखता है। इसी वजह से उसकी थ्योरी को डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म कहते हैं। और मार्क्स ने एक दफा कहा था कि इन हेगल द डायलेक्टिक स्टैंड्स ऑन इट्स हेड, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म टर्न्ड इट राइट वे अप। तीसरा, मार्क्स से नज़दीक जो कॉन्फ्लिक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है, जो हिस्ट्री या सोशल चेंज को स्पेयर हेड करता है, वो सोशल क्लास है। हेगल में याद रखें वो नेशन या स्टेट थी, और मार्क्स के नज़दीक किसी भी सोसाइटी में सिर्फ दो क्लासेस होती हैं। एक वो क्लास होती है हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको आप कैपिटलिस्ट क्लास भी कह सकते हैं, या जिसके लिए मार्क्स ने जो टिपिकल एक वर्ड जो फ्रेंच वर्ड था वो यूज़ किया था, बोर्जियोसी। और दूसरी होती है दोज हु प्रोवाइड दियर लेबर या वर्किंग क्लास, जिसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया प्रोलिटेरियट। तो मार्क्स के नज़दीक जो कैपिटलिस्ट क्लास था, ये बोर्जियोसी क्लास है, ये एक्सप्लॉइट करती है, और जो लेबर क्लास है वो एक्सप्लॉइट होती है। मार्क्स के नज़दीक यूरोपियन हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो है प्रोलिटेरिएट का राइज। जैसे आपके शुरू में बताया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में वर्कर्स ने अपने आप को यूनाइट करना शुरू कर दिया था, और मार्क्स की ये प्रिडिक्शन थी कि एक दिन जो प्रोलिटेरिएट या वर्किंग क्लास है वो एक यूरोप में फिर पूरी दुनिया में डोमिनेंट क्लास बन जाएगी। इसी वजह से उसकी थ्योरी को हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म भी कहा जाता है। मार्क्स एंगेल्स सोसाइटी की जो फाउंडेशंस है वो इकोनॉमिक फाउंडेशंस होती है। सोसाइटी में जो मज़हब होता है, आइडियोलॉजी होती है, सोशल या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये तमाम इकोनॉमिक फोर्सेस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिटरमिन करते हैं। यानी जिसके पास पावर होती है, इकोनॉमिक पावर होती है, सोशल पॉलिटिकल कल्चरल पावर भी उसी के पास होती है, और फिर इसकी जस्टिफिकेशन के लिए लोग आइडियोलॉजी या रिलीजन की सपोर्ट हासिल करते हैं। इकोनॉमिक फोर्सेस मार्क्स ने दो हिस्सों में डिवाइड की, एक को उसने नाम दिया रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और दूसरे को उसने नाम दिया फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में आप ये कह सकते हैं कि ये लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है जो प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। मसलन गवर्नमेंट अगर लेबर लॉज बनाती है या और कोई बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कोई रेगुलेशंस बनाती हैं, तो वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस में आते हैं। और मार्क्स के नज़दीक जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस है, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम है या लॉज एंड रेगुलेशंस है, दीज आर आल्सो मीन्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से मुराद, जिसको आजकल के दौर में हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें ह्यूमन लेबर आ जाती है, बोथ मैनुअल और मेंटल, कैपिटल, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। तो मार्क्स के नज़दीक, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इनमें कॉपरेशन भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट की एक मेन वजह ये होती है कि जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, ख़ासतौर पर जो टेक्नोलॉजी है वो डायनामिक होती है, जबकि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन या लॉज रेगुलेशन वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो उनके दरमियान बाज़ दफ़ा एक लैग आ जाता है, जिसके नतीजे में एक अनरेस्ट, वायलेंस और बाज़ दफ़ा रेवोल्यूशन भी आ जाता है। तो ये मार्क्स के नज़दीक सोसाइटी की जो फाउंडेशंस है वो इकोनॉमिक फाउंडेशंस होती है, और उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बनता है उसमें आइडियाज़, नॉर्म्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशनशिप, बाकी तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जैसे घर की एक बुनियाद होती है और उसके ऊपर फिर पूरी आप बिल्डिंग को आप इरेक्ट कर सकते हो। तो जिस तरह की बुनियाद होगी उसी तरह की बिल्डिंग आगे जाके बनेगी। फिर मार्क्स के नज़दीक क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अनअवॉइडेबल, इसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। और मार्क्स के नज़दीक जो दो क्लासेस हैं, वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास, इनके इंटरेस्ट कभी रिकनसाइल नहीं हो सकते, इनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन रहेंगे। यही वजह से मार्क ये कहता है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है वो इनएविटेबल है। जिस तरह हेगल कहता था कि हिस्टोरिकल जो चेंजेस होती हैं उनका आप रास्ता रोक नहीं सकते, तो वो इनएविटेबल होती हैं, और अल्टीमेटली एक क्लासलेस सोसाइटी सेटअप हो जाएगी। फिलोसफर का जो काम है
वो वर्कर्स को बताना कि हिस्टोरिकल प्रोसेस क्या है और उनके सामने रेवोल्यूशन का एक प्लान जो है वो शेयर करना होता है। इसी वजह से कहते हैं कि मार्क्स की जो अप्रोच है वो एवोल्यूशनरी भी है और रेवोल्यूशनरी भी है। फिर मार्क्स डिस्टिंग्विश करता है पॉलिटिकल और सोशल रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में पावर ट्रांसफर होती है एक क्लास से दूसरी क्लास तक, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन जो है वो रहती है। सिर्फ ये है कि एक्सप्लॉइटर चेंज हो जाते हैं लेकिन एक्सप्लॉइटेशन रहती है। मार्क्स के नज़दीक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो बेसिकली एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था, क्योंकि उसने एक क्लास से दूसरी क्लास में पावर ट्रांसफर की लेकिन एक्सप्लॉइटेशन को नहीं रोका। सिर्फ एक सोशल रेवोल्यूशन जो क्लास सिस्टम को ख़त्म कर देगा वही एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ख़त्म कर सकता है। तो मार्क्स के नज़दीक जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है उसकी ये स्टेजेस हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर की हैं। सबसे पहली स्टेज सर्फडम होती है, जैसे स्लेवरी सिस्टम। फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म आ जाता है। फिर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का खात्मा मार्क्स की प्रेडिक्शन थी कि एक प्रोलिटेरियट रेवोल्यूशन आएगा, जैसे रशिया में या फिर बाद में चाइना में आया, और उसके नतीजे में स्टेट ख़त्म हो जाएगी और एक क्लास लेस सोसाइटी एस्टेब्लिश हो जाएगी। जो क्लास लेस सोसाइटी है वो मार्क्स के नज़दीक वो उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगी, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। यानी हर शख्स अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक काम करेगा, वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा, और फिर जो भी उस चीज़ की जिस चीज़ की जितनी भी ज़रूरत होगी वो उसको सोसाइटी रिटर्न में उसको दे देगी। और मार्क्स के नज़दीक वो क्लासेस नहीं है, क्लास सिस्टम ख़त्म हो गया तो कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। तो एक शख्स अगर आज एक काम कर रहा है तो अगर उसमें कैपेबिलिटी है, अगर उसका इंटरेस्ट है, वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है। वो स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। तो ये मार्क्स की थ्योरी का हम एक क्रिटिकली इसकी एवेल्युएशन करेंगे। हम दोबारा स्टार्ट करेंगे सबाइन से। सबाइन के मुताबिक जो डायलैक्टिक है उसकी ना तो कोई हिस्टोरिकल बेसिस है, ना कोई साइंटिफिक या लॉजिकल बेसिस होती है। नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट ने हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन ये कहना कि हिस्ट्री हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आगे बढ़ती है या जितनी भी कोई भी सिग्निफिकेंट सोशल चेंज आती है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आती है, ये गलत है। और दूसरा, इसकी कोई ये नेसेसरी भी नहीं है साइंटिफिकली या लॉजिकली कि हमेशा सोसाइटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की बेसिस के ऊपर आगे चले। यही वजह है कि ना मार्क्स ने ना हेगल ने अपने डायलेक्टिक की कोई साइंटिफिक बेसिस जो है वो डेमोस्ट्रेट नहीं की, बताया नहीं कि किस बेसिस के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि डायलेक्टिक जो है वो हमेशा हिस्टोरिकल प्रोसेस को गवर्न करता है। बल्कि उन्होंने कुछ कंक्लूजन, दोनों ने पहले पहुंच गए थे, उन कंक्लूजन को डिफेंड करने के लिए उन्होंने डायलेक्टिक के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया। अब इसमें लॉजिकल क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि अगर डायलेक्टिक बाकी ड्राइविंग फोर्स है हिस्ट्री का और सोशल चेंज का, तो फिर क्या वजह है कि जब क्लास लेस सोसाइटी एस्टेब्लिश हो जाएगी तो डायलेक्टिक और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डायलेक्टिक को तो फिर आगे करना चाहिए और हिस्ट्री को तो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब तक ह्यूमैनिटी कायम है तो हिस्ट्री जो है और सोशल एवोल्यूशन वो तो जारी रहेंगी। फिर मार्क्स के कॉन्ट्रेरी क्लेम्स के कॉन्ट्रेरी डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की कोई साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं है। फिर मार्क्स ने यह कहा था कि मटीरियल फोर्सेस हमेशा डिटरमिन करती हैं आइडियाज़ को और आइडियालॉजीज को। ये बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअली देखा जाए तो मटीरियल फोर्सेस और आइडियाज़ में जो रिलेशनशिप है वो टू वे रिलेशनशिप है, वन वे रिलेशनशिप है नहीं है। दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। वेल्थ या मटीरियल फोर्सेस जो है वो आइडियाज़ को इफेक्ट करती हैं और आइडियाज़ जो है मटीरियल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह मार्क्स ने कहा था कि इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं वो शेप करते हैं पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर्स को। तो ये बात मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। इसी तरह भी मटीरियल फोर्सेस में या इकोनॉमिक फोर्सेस में और पॉलिटिकल और कल्चरल जो फोर्सेस हैं उनमें भी रिलेशनशिप जो है वो टू वे रिलेशनशिप है, वो एक वन वे रिलेशनशिप नहीं है। वेल्थ जो है वो पॉलिटिकल पावर को डिटरमिन करती है और पॉलिटिकल पावर जो है वो वेल्थ को डिटरमिन करती है। तो दोनों में जो रिलेशनशिप है वो रेसिप्रोकल है, वन वे रिलेशनशिप नहीं है। फिर हमने ये भी देखा है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के इंटरेस्ट भी जो है वो रिकनसाइल हो सकते हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो वेलफेयर स्टेट है, जो कि वेस्टर्न यूरोप में क्रिएट हुई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें दोनों के इंटरेस्ट जो है वो रिकनसाइल हो गए थे। और स्टेट जो है वो हमेशा इज़ नॉट ऑलवेज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, बल्कि स्टेट जो है थ्रू लेजिस्लेशन वर्कर को हेल्प भी कर सकती है।
और वर्कर्स की वेलफेयर को प्रमोट कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि डायलैक्ट्रिकल मटीरियलिज्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो ये है कि मार्क्स ने जिस तरह वर्कर्स की प्लाइट को जो एक डिसमल वर्किंग कंडीशन थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जिस एलिक्वेंटली मार्क्स ने जिसको हाईलाइट किया, उससे पहले किसी ने उनको हाईलाइट नहीं किया था। और यही वजह है कि मार्क्सिज्म ही की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में, फिर बाकी एशियन कंट्रीज में भी प्रो वर्कर लेजिस्लेशन हुई। और एक बहुत बड़ी मार्क्सिज्म की कंट्रीब्यूशन है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हुई, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कम्युनिज्म की थ्रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, और इस वजह से इस थ्रेट को एनकाउंटर करने के लिए उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के बिजनेसेस ने ये डिसाइड किया कि हमें वर्कर्स को वेलफेयर के लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो वेलफेयर स्टेट के बनने में मार्क्सिज्म की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और जैसे आपको शुरू में बताया, मार्क्सिस्ट आइडियाज़ ने 20वीं सेंचुरी में बहुत से रेवोल्यूशन जो है वो क्रिएट किए, उन्हें इंस्पायर किया, जिसमें रशियन और चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो है, दीज आर द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर योर टाइम।